मैम मेरा चॉकलेट सिस्ट डायग्नोज हुआ है, एंडोमेट्रियोमा डायग्नोज हुआ है, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। बहुत पैनिक में पेशेंट्स आते हैं। So hi friends, I am Dr. Rashmi Sharma and welcome to your YouTube channel Origin Fertility and IVF। आज हम लोग इस बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में एंडोमेट्रियोमा या एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं और लेमन लैंग्वेज में उसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट क्या होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, और हमें इसका क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। क्या सर्जरी ही इसका उपाय है या दवाइयों के थ्रू हम इसे ठीक कर सकते हैं, और इसमें बच्चा ठहराएं तो उसके लिए क्या उपाय करना होगा। इस सारे बातों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करेंगे। क्या होती है चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा। तो जैसे मैंने अपनी पुरानी एंडोमेट्रियोसिस की वीडियो में बताया है, बच्चेदानी की जो अंदर की परत होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो हर महीने बच्चे को रिसीव करने के लिए तैयार होती है, और हर महीने अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो निकल जाती है पीरियड्स के ब्लड की तरह। ठीक है, तो हर महीने बच्चेदानी के अंदर की परत बन रही है और निकल रही है, बन रही है और निकल रही है, ब्लीडिंग की तरह। राइट, अगर उस बच्चेदानी की अंदर के परत के कुछ कण, कुछ टिश्यू बाहर भी आ जाएं, खास तौर से अगर अंडेदानी के अंदर आ जाएं, तो वहाँ पे भी हर महीने ब्लीडिंग होगी। जितनी बार पीरियड्स में वो लेडी ब्लीड कर रही है उतनी ही बार अंडेदानी में भी ब्लीडिंग होगी। बच्चेदानी से तो ब्लड को निकलने की जगह है, लेकिन अंडेदानी में अगर वो कण पड़े हुए हैं और हर महीने वो बन रहे हैं और ब्लीड कर रहे हैं, हर महीने ब्लीड कर रहे हैं, तो उस ब्लड को निकलने की जगह नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो ब्लड इकट्ठा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, ओल्ड कलेक्टेड ब्लड, और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसकी सिस्ट बन जाती है जिसे हम रसौली कहते हैं। तो अंडेदानी के अंदर खून की, पुराने जमे हुए खून की एक गांठ बन जाती है, और इसी को हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं चॉकलेट? क्योंकि जब हम इसको ऑपरेट करेंगे और हम इसको कट लगाएंगे तो जो पुराना कलेक्टेड ब्लड है, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना पुराना, वो चॉकलेट की मटीरियल की तरह दिखता है, इसीलिए इसको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। तो ये एक तरीके से अंडेदानी में खून की गांठ बनी हुई है। सो दैट इज व्हाट इज चॉकलेट सिस्ट, और ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है। राइट, कैसे पता लगता है, क्या सिम्टम्स होते हैं? तो देखिए, बहुत बार तो ऐसा होता है कि कोई सिम्टम नहीं है, सडनली एक अल्ट्रासाउंड हुआ, किसी और वजह से हुआ, और उसमें वो डायग्नोस हो गया कि अरे ये तो सिस्ट पड़ी हुई है, तो एंडोमेट्रियोमा की या चॉकलेट सिस्ट पड़ी हुई है। बहुत बार पेशेंट्स पेन करके आते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस पेन के लिए जाने जाते हैं, दर्द के लिए जाने जाते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स इनमें से निसंतानता से जूझ रहे होंगे, जिसमें कि उनको बच्चा नहीं हो रहा होता। इसमें कई बार आपसी संबंधों में भी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, और पीरियड्स के दौरान भी काफ़ी पेन हो सकता है। डायग्नोज कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल है, अल्ट्रासाउंड आजकल बहुत हाई सेंसिटिविटी के अल्ट्रासाउंड्स हैं, आप अल्ट्रासाउंड कीजिए, उसमें दिख जाता है कि ये तो एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट है। बिल्कुल एक टिपिकल अलग सी अपीयरेंस होती है इस सिस्ट की, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस बोलते हैं हम उसे मेडिकल लैंग्वेज में, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड रखते ही कह सकते हैं कि ये तो चॉकलेट सिस्ट ही है और इसके अलावा किसी और तरह की सिस्ट नहीं हो सकती। और जब हम इसको और थोड़ा हाईली इन्वेस्टिगेट करना होता है कि कहीं बाई चांस 1% इसमें कोई कैंसर तो नहीं है, कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है, तो MRI का सहारा लिया जाता है। MRI के माध्यम से बहुत बार हम ऐसे रसौलियों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं जो हमें ये बताती हैं कि भाई ये कैंसर हैं और ये कैंसर नहीं है। इट इज़ सो हाईली सेंसिटिव MRI। तो आपने अल्ट्रासाउंड किया और MRI करा लिया, जिससे हमें कंफर्म हो गया कि यस ये तो चॉकलेट सिस्ट ही है। अब जब ये डायग्नोज हो गई है तो क्या मैनेजमेंट करें? तो इसका कोई सीधा सीधा आंसर नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जहाँ सिर्फ दवाइयाँ देनी हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जहाँ सर्जरी की आवश्यकता है। इसका ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा लेडी की उम्र कितनी है, ये डिपेंड करेगा लेडी को आगे बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, उनका परिवार पूरा है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि उनको सिम्टम्स क्या हैं, उनको लक्षण क्या है, क्या कोई सिम्टम्स हैं भी या नहीं। ये डिपेंड करेगा कि ये एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट उनकी पहली बार डायग्नोज हुई है या दूसरी और तीसरी बार डायग्नोज हो रही है। बिकॉज बहुत बार ये बीमारी बार बार होने वाली बीमारी होती है, ये बढ़ने वाली बीमारी होती है। राइट, जैसे मैंने एंडोमेट्रियोसिस के अपने पुराने वीडियो में पहले भी आपको समझाया हुआ है कि एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी का हमें कारण नहीं पता, इसलिए और पीरियड्स की वजह से वो होती रहती है,
तो एक बार हम सिस्ट निकाल भी देंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि दोबारा सिस्ट वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं एज के हिसाब से बात करती हूँ कि किस में क्या इलाज करना है। तो सपोज़ हमारे पास कोई लेडी हैं जिनका परिवार पूरा है, लेट्स से वो 35 साल की, 40 साल की हैं, 2 बच्चे उनके पास हैं, उनको आगे बच्चा नहीं चाहिए और उनमें हमें 4-5-6 सेंटीमीटर का एंडोमेट्रियोमा, अच्छा खासा बड़ा साइज़ का एंडोमेट्रियोमा दिख रहा है, चॉकलेट सिस्ट दिख रही है, तो 100% उनका सर्जरी करना ही है। तो उसमें लैप्रोस्कोपी के थ्रू सर्जरी की जाती है। सर्जरी भी कई बार ये बहुत ट्रिकी हो सकती है, अच्छे सर्जन से कराना होता है, जिसकी सर्जिकल स्किल्स अच्छी हों उससे कराना होता है और उसमें सिस्ट को निकाल दिया जाता है और सिस्ट के साथ साथ भी और कहीं कहीं पे जहाँ पे भी एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण दिख रहे हैं उनको बर्न कर दिया जाता है, उनको ठीक कर दिया जाता है और उसके बाद भी उस लेडी को आगे कुछ दवाइयों पे रखा जाता है, जैसे डायनोजेस्ट करके टैबलेट है जिस पे रखा जाता है ताकि ये बीमारी वापस से ना आए और वापस से ना बढ़े, क्योंकि जब तक पीरियड चल रहे हैं तब तक ये दोबारा से सिस्ट वापस आ सकती है। पर एक बार सर्जरी करना ज़रूरी होता है ये देखने के लिए कि भाई अंदर कोई और बीमारी तो नहीं है। तो ये तो इलाज है उस लेडी का जिसका हमें क्लियर है कि आगे बच्चा नहीं चाहिए और परिवार उनका पूरा है, तो 100% फर्स्ट स्टेप पे ही सर्जरी करके एंड देन फिर उनको टैबलेट्स पे डालना चाहिए। अगर कोई यंग लड़की है जिसकी अभी शादी ही नहीं हुई है और फिर वो हमारे पास 3-4-5 सेंटीमीटर के एंडोमेट्रियोमा के साथ आई है, तो ऑब्वियसली किसी अनमैरिड लड़की की सर्जरी करना उसके आगे के फ्यूचर को काफ़ी हैम्पर कर सकता है। तो ऐसे केसेस में हम उसे कंजर्वेटिवली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर वो लड़की ज़्यादा किसी सिम्टम से परेशान नहीं है, उसे कोई ज़्यादा दर्द नहीं है और मतलब मोर और लेस शी इज़ ओके, तो हम उसे सिर्फ टैबलेट्स पे डाल देते हैं। टैबलेट डायनोजेस्ट हो सकती है, टैबलेट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो सकती है और हम उसको कहते हैं कि दवाइयाँ ज़रूर लेनी है ताकि बीमारी और ना बढ़े, ताकि जो सिस्ट का साइज़ है वो उतना ही रहे और बहुत ज़्यादा और ना बढ़े। और हम उसको दवाइयों पे ही ये टाइम निकाल के उसकी शादी तक का टाइम निकाल लेते हैं। शादी के बाद अगर उसको बच्चा ठहरने में कुछ दिक्कत आ रही है तो उस समय इस को ऑपरेट कर दिया जाता है, अनलेस की सिस्ट बहुत बड़ी हो। सपोज कोई 10 सेंटीमीटर की सिस्ट लेके बैठा है तो ऑब्वियसली फिर मैरिड है या अनमैरिड है जो भी है आपको निकालना ही है। तो ये इलाज हुआ उस लड़की का जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। अब अगर हम उन पेशेंट्स की बात करें कि जो शादी हो चुकी है लेकिन उनको बच्चा चाहिए, अभी उनका परिवार पूरा नहीं हुआ है, वो अभी इनफर्टाइल हैं और उनको बेबी चाहिए और फिर ये डायग्नोज हुआ है कि इसके अंदर चॉकलेट सिस्ट है, तो यहाँ पे इलाज इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका ओवेरियन रिजर्व कितना है। ओवेरियन रिजर्व का मतलब होता है कि अंडेदानी में अंडे कितने हैं, राइट। हर लेडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अंडों के साथ पैदा होती है जो जन्म पे निर्धारित होते हैं और समय के साथ साथ धीरे धीरे वो कम होते चले जाते हैं, राइट। एंडोमेट्रियोसिस में थोड़े और कम हो सकते हैं। तो AMH करके टेस्ट होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो हमें ये बताता है कि उस लेडी के अंडे कितने हैं, राइट। तो अगर लेडी के अंडे ठीक ठाक हैं, AMH उसका ठीक ठाक है, राइट, हमें पता है अंडे अच्छे खासे हैं, तो उस केस में पहला स्टेप सर्जरी का होगा। सर्जरी में वही सिस्ट निकाल दी जाती है, बाकी चीज़ें भी चेक कर ली जाती हैं, ट्यूब्स देख ली जाती हैं, यूट्रस देख लिया जाता है, ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, वो सारा कुछ लैप्रोस्कोपी के समय कर लिया जाता है। साथ में हिस्ट्रोस्कोपी भी कर ली जाती है कि बच्चेदानी में भी दूरबीन डाल के झांक के देखें कि अंदर से बच्चेदानी ठीक है कि नहीं। एंड देन सर्जरी करते ही तुरंत विदिन 6 मंथ्स फटाफट प्रेगनेंसी कराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बीमारी वापस आ सकती है। इसलिए बच्चा ठहरने के मैक्सिमम चांसेस सर्जरी के तुरंत बाद होते हैं। तो सर्जरी के तुरंत बाद IUI करके, अगर नलियाँ खुली हैं तो IUI करके, और अगर नलियाँ बंद हैं तो IVF करके विदिन 6 मंथ्स प्रेगनेंसी ठहराने की कोशिश की जाती है, राइट। देन अगर ऐसी लेडी हैं जिनका AMH कम है, जिनके अंडे कम हैं और सिस्ट भी है साथ में, तो ऐसी लेडी की फिर पहले सर्जरी नहीं की जाती। ऐसी लेडी में अगर हमने सिस्ट निकाली तो केवल सिस्ट नहीं निकलेगी, सिस्ट के साथ साथ जो अंडेदानी का एक नॉर्मल पार्ट है वो भी निकलता है, तो पता लगा जो बचे कुछ अंडे थे वो भी ख़त्म हो गए। तो ऐसे केसेस में बहुत बार IVF करके पहले एम्ब्रियो बना लिया जाता है, पहले प्रेगनेंसी प्लान कर ली जाती है और बाद में सिस्ट ऑपरेट की जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि चॉकलेट सिस्ट का बहुत सीधा स्ट्रेट ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिकल थेरेपी किसी में देना जस्टिफाइड है, जैसे अनमैरिड लड़की है, यस आप कुछ समय मेडिकल थेरेपी पे निकाल लो। सर्जरी कुछ केसेस में जस्टिफाइड है, जैसे कि परिवार पूरा हो चुका है तो ऑफकोर्स सर्जरी करनी है, राइट। लेकिन अंडे किसी लेडी के कम है और बच्चा अभी करना है तो सर्जरी पहले नहीं करनी, पहले बच्चा बनाना है, पहले प्रेगनेंसी करनी है, फिर वो सिस्ट निकालते हैं। चौथे तरह के पेशेंट वो होते हैं जिनका पहले सर्जरी कभी ऑपरेट हो चुका है, चॉकलेट सिस्ट ऑपरेट हो चुका है और फिर वो रिकरेंट चॉकलेट सिस्ट के साथ आए हैं, तो कभी भी रिपीट सर्जरी रिपीट चॉकलेट सिस्ट के लिए नहीं करनी होती,
क्योंकि हमें पता है कि वो चॉकलेट सिस्टम उसे फिर निकालेंगे, वो फिर वापस आ सकती है, राइट। तो रिपीट सर्जरी इज़ नॉट इंडिकेटेड अनलेस कि पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक हो, बहुत पेन से परेशान हो। सो आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं चॉकलेट सिस्ट के लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई वुड ट्राई कि हम उन्हें आंसर दे सकें। प्लस हर मंगलवार को 12-12:15 बजे के करीब हमारे चैनल पे यूट्यूब पर भी और फेसबुक पे भी लाइव जाते हैं हम लोग, मैं भी जाती हूँ, मेरी टीम के बाकी सदस्य भी जाते हैं, जिसमें कि हम आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेने की कोशिश करते हैं। तो आप नीचे भी अपने कमेंट्स टाइप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सेशन पे लाइव आकर भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू।